हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। सेशन की शुरुआत। लास्ट जो हमने पढ़ा था, कल की बात करें, कल लास्ट हम लोगों ने शायद पहुंच गए थे कहाँ पर, आई थिंक यहाँ पे पहुंच गए थे कि महान मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। ओके बेटा, कांकरा से नमस्ते भाई। पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। एक भाग था पश्चिमी महान मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और ये कहे रेतीला मरुस्थल, और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। और यहाँ पर इसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर ली थी। और यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा किसकी कर रहे थे? महान शुष्क या रेतीले मरुस्थल की चर्चा कर रहे थे, जो कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें कुछ हिस्सा जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी, ये तो पूरा है। इसके अलावा कुछ हिस्सा अनूपगढ़ का है, और कुछ भाग किसका आता है? चूरू का, और कुछ भाग बाड़मेर का भी यहाँ पर आ जाता है। एक हमने पढ़ा था कि इस महान मरुस्थल की बात करें, यहाँ पर रेत के टीले अधिक है, और रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप कहा जाता है। रेत के टीलों को हम लोग क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। तो चलो अब यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट करें। आ जाओ, हम बात कर रहे थे मेरे बच्चों नंबर ए, और नंबर ए हम पढ़ रहे हैं अपना महान मरुस्थल। और इस महान मरुस्थल के अंदर हमने बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि बेटा इस महान मरुस्थल के अंदर जो है ना, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं बालू का स्तूप। यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप है। और इन बालू का स्तूपों को लेकर के अब हमें कई बिंदु पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से पढ़ना है एक तो ये कि बालू का स्तूपों का मतलब क्या होता है? बालू का स्तूपों का मतलब होता है रेत का जमाव। रेत का जमाव जो है, यही बालू का स्तूप होता है। क्योंकि कई बच्चों के मन में आएगा कि गुरुजी बालू का स्तूप का मतलब रेत का टीला है, और रेत का टीला का मतलब बहुत बड़ा होगा। लेकिन बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत का जमाव। ये रेत का जमाव छोटा भी हो सकता है, और रेत का जमाव जो है ये बड़ा भी हो सकता है। दूसरा, उसके बाद आता है कि नेक्स्ट हम बात करें कि इनके निर्माण की बात करें कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें आ जाएगा कि बालू का स्तूपों का निर्माण, जी हाँ, बालू का स्तूपों का निर्माण, बालू का स्तूपों का निर्माण अपर्दन एवं निक्षेप की प्रक्रिया से, बालू का स्तूपों का निर्माण अपर्दन एवं निक्षेप की प्रक्रिया से, ये ध्यान में रखना। बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है? अपर्दन एवं निक्षेप की प्रक्रिया से। गुरुजी कैसे? तो यहां से इसमें समझे कि ये तो है अपना धरातल, ये तो हो गया पश्चिमी मरुस्थल, और इस पश्चिमी मरुस्थल पर ये कोई रेत का टीला है। ये आपके यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप। अब प्रारंभ में यहाँ पर बालू का स्तूप कहाँ से आए वो तो हमें नहीं पता। प्रारंभ में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम एक सामान्य से कह सकते हैं कि जो आपने बर्गर की जैसे बताया, मैंने बर्गर जैसा, कि उसको जब वो दोनों भागों में आया था तो टेथिस सागर के अंदर जो मिट्टी वगैरह थी वो अपना बाहर आ गया था। तो ऐसा मान सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जब पास आए तो टेथिस सागर के अंदर की जो मिट्टी थी वो सतह के ऊपर आ जाती है, वही सतह बालू का स्तूप होती है। तो प्रारंभ में तो ऐसा माना जाता है। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान समय यदि बालू का स्तूपों के निर्माण की बात करें तो इसके अंदर अपर्दन और निक्षेप की प्रक्रिया काम की करती है साहब जी, है ना सर? छोटे बड़े जिलों का क्षेत्रफल नहीं बताया आपने, कल किसी से पूछ लिया तो हमें खुद को नहीं पता, कहाँ से पूछ लेगा? किसी से पूछ ले, क्यों पूछूंगा? मुझे नहीं पता क्या कि राजस्थान में छोटा जिला कौन सा है? हमें क्षेत्रफल ही नहीं पता तो कैसे पूछूंगा? मैं भी बावला थोड़ी ना भाई, रोटी तो मैं भी खाता ही हूँ। कहता गुरुजी आपने पूछ लिया तो सबसे छोटा कौन सा है? अरे भाई कैसे पूछूंगा, मैंने बताया ही नहीं। और मैं तब बताऊंगा जब सरकार बता देगी यहाँ से। हाँ भाई, तो यहाँ पर ये बालू का स्तूप होगा। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर आपकी तेज हवा चलती है। ये क्या चली? तेज हवा। और इस तेज हवा के द्वारा यहाँ पर ये जो बालू का स्तूप है इनका किया जाता है अपर्दन। इनका क्या होगा? अपर्दन। अपर्दन का मतलब कटाव, इरोजन की बात यहाँ पर की जाती है साहब।
और अपर्दन होने के बाद इस हवा के साथ मिट्टी आगे जाती है। ये हवा के साथ मिट्टी जो है ये आगे गई, मिट्टी आगे गई जाएगी भाई, मिट्टी आगे। जैसे जैसे हवा आगे जाती जाएगी मिट्टी आगे जाती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हवा आगे जाती है हवा की गति मंद होती जाती है, और हवा की गति मंद होने पर ये जो मिट्टी है, हवा के साथ जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जमाव होता चला जाता है। आगे क्या हो जाएगा, आगे यदि हम बात करें कि हवा के साथ मिट्टी का जमाव हो गया, मिट्टी का जमाव, और इस मिट्टी का जमाव होने से अपने यहाँ पर ये क्या बन गए, नए बालू का स्तूप, नए बालू का स्तूप। तो बात तो समझ में आ गई होगी। यदि बालू का स्तूप का मतलब रेत का जमाव है। इनका निर्माण कैसे हुआ, बालू का स्तूपों का निर्माण अपर्दन एवं निक्षेप की प्रक्रिया, क्योंकि जमाव को ही क्या कहा जाता है, निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप का मतलब है कि तेज हवाओं के द्वारा पहले किसी स्थान से मिट्टी का कटाव किया जाएगा, है ना, किसी मिट्टी का कटाव किया जाएगा, और जैसे जैसे हवा मिट्टी के साथ आगे गई और आगे जाने पर हवा की गति क्या होती है, मंद। हवा की गति जो है ये मंद होती है, और हवा की गति मंद होने पर इस हवा के साथ जो मिट्टी है वो वापस धरातल के ऊपर आ जाती है, वापस धरातल के ऊपर आ जाती है, और उसकी वजह से इस धरातल के ऊपर एक नए बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। तो पहले तो मिट्टी का हुआ अपर्दन, और उसके बाद में इस मिट्टी का हुआ निक्षेप, और इसी निक्षेप की प्रक्रिया से बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ। तो प्रश्न पूछे कि बालू का स्तूपों के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया काम करती है, तो बेटा बालू का स्तूपों के निर्माण में एक तो काम करता है अपर्दन, और दूसरा काम करता है आपका यहाँ पर निक्षेप, है ना। ओके बेटा रिसु, बताना मुझे क्या डिटेल है, कौन सा काम करता है, निक्षेप। क्लियर बात यहाँ से, ओके। नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, बालू का स्तूप ही पढ़ रहे हैं। तो बालू का स्तूपों के अंदर अगली लाइन आती है, बालू का स्तूपों में एक शब्द और आता है, मरुस्थल मार्च। एक शब्द आता है मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल का मार्च हो जाता है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना, या इस मरुस्थल का मार्च का मतलब हो जाएगा बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना, बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना। जी अब इसको गुरुजी ये आगे कैसे बढ़ा, तो मेरे बेटा अभी तो मैंने आपको बताया था कि ये तो है अपना धरातल, और यहाँ पर ये कोई बालू का स्तूप है, और यहाँ पर इस हवा द्वारा यहाँ पर होगा अपर्दन, और उसके बाद अब यह हवा आगे जाती है, तो आगे जाने पर हवा की गति मंद होती है, हवा की गति मंद हुई, तो यहाँ पर कह सकते हैं तेज हवा द्वारा अपर्दन, और आगे हवा की गति मंद हुई। गति मंद होने पर यहाँ पर ये मिट्टी का क्या हो गया, मिट्टी का निक्षेप या जमाव हो गया, और ये यहाँ पर क्या बन गए थे आपके नए बालू का स्तूप। जी ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है साहब, है ना। बालू का स्तूप में खेती कर सकते हैं जी। तो यहां से देखो, अब यहां पर मैं कहूं कि पहले बालू का स्तूप, ये आपका क्या है, बालू का स्तूप, ये भी तो बालू का स्तूप है, और अब ये क्या बन गए, नए। तो पहले बालू का स्तूप यहां थे, अब बालू का स्तूप यहां तक हो गए। पहले रेगिस्तान यहां तक था, अब रेगिस्तान यहां तक हो गया। तो ये बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना या मरुस्थल का आगे बढ़ना या इनका विस्तार होना, ये क्या कहता है, मरुस्थल मार्च। और इस मरुस्थल मार्च में एक नाम और आता है कि मरुस्थल मार्च के लिए अपना प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो मेरे बच्चों इसका प्रसिद्ध गांव आता है अपना नाचना गांव जैसलमेर। कौन सा है, नाचना गांव जैसलमेर की बात करें, ये इसके लिए प्रसिद्ध गांव आ जाता है, नाचना गांव जैसलमेर। ठीक है सर, ये तो रेत होती है ना, हाँ मिट्टी है, तो मिट्टी तो बालू मिट्टी है ना बेटा। 40 साल बेटा सुरेश कुमार, 40 साल।
तो मरुस्थल मार्च का मतलब क्या हुआ, मरुस्थल का आगे बढ़ना, बालूका स्तूपों का आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। और इसके लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा आता है, नाचना गांव जैसलमेर की बात यहां पर की जाती है। बालूका स्तूप रेत का टीला है, बालूका स्तूप क्या है, रेत का टीला है। मरुस्थल मार्च की दिशा कौन सी होती है, जिधर हवा चलेगी उधर ही हो जाएगी भाई। चलो आगे देखो, तो ये हो गया आपका मरुस्थल मार्च। उसके बाद यदि हम बात करें, एक आ जाता है आपके बालूका स्तूपों का वर्गीकरण। बालूका स्तूपों का वर्गीकरण, वर्गीकरण कह दे या प्रकार कह दे कि बालूका स्तूप कितने प्रकार के हैं। इन बालूका स्तूपों का वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है। बालूका स्तूपों का वर्गीकरण जो है अलग अलग के आधार पर किया जाता है। चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ पे देखो बालूका स्तूपों का वर्गीकरण, एक यहाँ पर बात करें, एक तो आता है वर्गीकरण की बात करें, ये तो किया जाता है वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण है। और मेरे बच्चों दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है ये आकृति, ये जो किया जाता है आकृति एवं निर्माण के आधार पर, आकृति एवं निर्माण के आधार पर कि बालूका स्तूपों की आकृति कैसी है और उनका निर्माण कैसे होता है उसकी बात की जाती है जी। हाँ भाई, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। वनस्पति के आधार की बात करें तो वनस्पति के आधार पर हम बालूका स्तूपों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा वनस्पति सहित, वनस्पति सहित बालूका स्तूप। और बालूका स्तूप का मतलब होता है रेत का टीला, अर्थात यदि हम बात करें कि ऐसा रेत का टीला जिसके ऊपर कोई वनस्पति होती है ना, कोई वनस्पति होती है, उसकी बात करें। जैसे आपने देखे होंगे रेत के टीले के ऊपर कोई आक होगा, कोई झाड़ी हो गई, या कोई खेजड़ी हो गई, या कोई बबूल हो गई, इन सब की बात करें, ये सब क्या हो गया आपका वनस्पति सहित बालूका स्तूप हो गए। ये तो क्या हो गए, वनस्पति सहित बालूका स्तूप। और उसके बाद में यदि हम बात करें, एक आपके हो जाएंगे वनस्पति विहीन की बात करेंगे। एक हो जाते हैं बेटा अपना वनस्पति विहीन बालूका स्तूप, वनस्पति विहीन बालूका स्तूप की बात करें, ये ऐसे रेत के टीले हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, ये यहां से आ जाता है। और वनस्पति विहीन बालूका स्तूपों की बात करें तो एक आ जाएगा कि इन्हें धोरे या धैर्यन भी कहते हैं, इन्हें धोरे या धैर्यन भी कहते हैं। तो पूछा जाए कि भैया धोरे या धैर्यन किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विहीन बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है, धोरे या धैर्यन की बात की जाती है। वनस्पति विहीन बालूका स्तूपों की बात करें उसको क्या बोलते हैं, धोरे या धैर्यन। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद में एक आता है अपना आकृति एवं निर्माण के आधार पर। आकृति के आधार पर एक बालूका स्तूप तो होता है बरखान बालूका स्तूप, एक तो हो गया बरखान बालूका स्तूप। एक अपना होता है अनुदैर्य बालूका स्तूप। एक अपना हो जाएगा अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। एक आपके यहां पर आ जाएगा आपका पैराबोलिक बालूका स्तूप।
एक आ जाएगा आपका सब्बर काफिज बालू का स्तूप, एक हो जाएगा आपका तारा बालू का स्तूप, और एक हो जाएगा आपका नेटवर्क बालू का स्तूप। और इनको हमें और आगे भी पढ़ना है साहब जी। उतारो एक बार इसको, उतारो भाई, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ। लोग जी, कुछ नहीं पता बेटा, गुदान कुछ नहीं पता सकता। हाँ जी, चले आगे। आगे देखो बेटा, अब एक की बात करते हैं साहब। सबसे पहले अपना आता है बरखान बालू का स्तूप, इसकी चर्चा करें। एक तो यहां से आ जाएगा बरखान बालू का स्तूपों की बात करें, इनकी आकृति जो है, इनकी आकृति होती है अर्ध चंद्राकार। कैसी है? अर्ध चंद्राकार। सामान्यतः ये कहें कि इस प्रकार से ये जो बालू का स्तूप होता है ना, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे बालू का स्तूप बनते हैं, अर्धचंद्राकार। इनकी बात करें, ये ऐसे कह सकते हैं जी, मतलब इस प्रकार से अर्धचंद्राकार कह सकते हैं कि लगभग ऐसे गोलाकार से, और बीच में से भी लगभग इसी प्रकार से होते हैं, है ना। ये आपको स्लोप देखना है, इधर ढाल होगा और इधर एकदम तेज ढाल होगा जी। ऐसे जो बालू का स्तूप है उनको हम लोग कह सकते हैं। या और थोड़ा सा मैं और देखें, इसको करें तो जैसे ऐसे, ये तो धरातल हो गया, इस धरातल के ऊपर ऐसे से बालू का स्तूप है। चल मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको यहाँ से। सर एलडीसी के दोनों पेपर में मिला के 40 मिनट दोनों में कुल मिला करके है जी। आकृति अर्धचंद्राकार होती है। एक आ जाएगा कि ये जो है ये वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है, वनस्पति विहीन बालू का स्तूप। एक इसी की बात आ जाएगी कि इनका सर्वाधिक अपर्दन एवं विस्तार होता है, इनका सर्वाधिक अपर्दन, इरोजन एंड एक्सपेंशन, और विस्तार होता है। इनका सर्वाधिक अपर्दन और विस्तार, इनका सर्वाधिक अपर्दन और विस्तार होता है। एक यहां से आ जाएंगे। एक आता है कि सर्वाधिक मरुस्थलीय प्रसार, सर्वाधिक जो मरुस्थलीय प्रसार होता है, सर्वाधिक मरुस्थलीय प्रसार करने वाले यदि बालू का स्तूपों की बात करें तो ये कौन से हैं? बरखान। यदि हम पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं तो सबसे अधिक ये पाए जाते हैं अपने महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल,
ये महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्टिकुलर स्थानों की बात करें, तो मेरे बेटा कई नाम आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके मंडावा झुंझुनू के अंदर भी पाए जाते हैं। और इस मंडावा का तो आपको पता ही होगा, इनको क्या कहते हैं, ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। एक ये जो है आपके फतेहपुर सीकर में भी पाए जाते हैं। एक ये जो है आपके देशनोक बीकानेर में भी है। एक यदि हम बात करें, ये जो है आपके आ जाएंगे भालेरी गांव में भी है, भालेरी गांव चूरू के अंदर। एक यदि हम इसकी बात करें तो ये आपके ओसिया जोधपुर क्षेत्र की बात करें, यहां पर भी पाए जाते हैं। और यदि पूछा जाए कि बरखान बालों का स्तूप, ऐसा पूछा जाए कि सर्वाधिक किस जिले में है, तो सर्वाधिक कहां है गुलगुलो, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में। लेकिन स्पष्ट रूप से आपको यहां पर मिलेंगे। तो यहां से आ जाएगा बरखान बालों का स्तूप। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार है। ये वनस्पति विहीन बालों का स्तूप है। सर्वाधिक अपर्दन और विस्तार होता है। सर्वाधिक मरुस्थल के प्रसार हैं। महान शुष्क रेतीला मरुस्थल में और सबसे अधिक जैसलमेर में है। यदि स्थानों की बात करें तो मंडावा झुंझुनू में स्पष्ट रूप से, फतेहपुर सीकर में, देशनोक बीकानेर में, भालेरी में और ओसिया जोधपुर के अंदर आ जाते हैं। उतारो साहब इसको, फिर मैं चलता हूँ जल्दी से आगे। जी बहुत बढ़िया सर, मैं अनिल बावटा, बहुत बढ़िया बेटा। जी मुझे नहीं पता बेटा। जी 100%। चलो आगे देखो भाई, और आगे चले। एक यहां से आता है आपका अनुदैर्य, अनुदैर्य बालू का स्तूप। अनुदैर्य बालू का स्तूप की बात करते हैं। ये क्या कहता है देखो भाई। हाँ, अनुदैर्य की बात करें, एक तो आता है सौर महोदय। सौर महोदय के अनुसार अनुदैर्य बालू का स्तूप 3 प्रकार के। सौर महोदय ने अनुदैर्य बालू का स्तूपों को 3 भागों में बांटा है साहब। जी शेखावाटी में भी है क्या? 100%। ये क्षेत्र में मरुस्थल में भी है, क्षेत्र में हम कह सकते हैं ये शेखावाटी क्षेत्र में भी है। मैं शेखावाटी क्षेत्र में मेरे बच्चों इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो झुंझुनू में, सीकर में और चूरू में भी है, तो शेखावाटी में भी है। जी अनुदैर्य बालू का स्तूपों के 3 प्रकार है। एक तो इन्होंने कहा रेखीय, एक कहा पवनानुवर्ती और एक आ जाता है सीप। जी तो एग्जाम में आ जाए कि सीप बालू का स्तूप कैसा है। सीप बालू का स्तूप कैसा है तो अनुदैर्य है। आ जाए कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कौन सा है तो अनुदैर्य है। और एक यहां से आ जाए
रेखीय बालू का स्तूप की बात करें तो ये भी कौन सा है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अब मेरे बच्चों देखो, इस अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में निर्माण की बात करते हैं, निर्माण, तो इनका निर्माण जो है याद रखना ये होता है अपने हवा के समांतर। इनका निर्माण कैसे होता है, हवा के समांतर होता है। गुरुजी कैसे, गंगानगर के सूरतगढ़ में हाँ बनते, क्यों नहीं बनते बेटा, जहां मरुस्थल होगा वहां सब जगह बरखान बनेंगे, लेकिन मेजोरिटी के अंदर कम बनते हैं। हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1/40% जी, हवा के समानांतर कैसे, ये तो है अपना धरातल और यहां पर कोई पहले से रेत के टीले हैं, और यदि अब देखो इधर अपने चली तेज हवा, ये क्या आई, तेज हवा, तो इस तेज हवा के द्वारा यहां पर किया जाएगा अपर्दन। अपर्दन करके जब हवा आगे जाती है तो हवा की गति हो गई मंद, हवा की गति क्या हो गई, मंद, और हवा की गति मंद होने पर इसके साथ जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे हवा की गति मंद होती जाएगी इसके सारे जमा होती चली जाएगी। तो ये देखो एक ही रेखा के अंदर पवनों के समानांती बनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पवनानुवर्ती, पवनों का अनुसरण करते हुए। रेखे का मतलब है एक ही रेखा के अंदर बनते हैं। तो ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, सौर महोदय के अनुसार अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप 3 प्रकार के हैं, रेखीय, पवनानुवर्ती, सीप। और यदि इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण होता है हवा के समानांतर, इनका निर्माण होता है। और यदि ये पूछा जाए इनके क्षेत्र की बात करें तो मेरे बेटो ये भी सबसे अधिक जो है ये अपने पाए जाते हैं महान मरुस्थल के अंदर। यदि इनके क्षेत्र की बात करें तो ये भी अपने कहाँ पर है, महान मरुस्थल के अंदर, अर्थात बीकानेर में भी है। यदि हम बात करें फलोदी में भी है, जैसलमेर में भी है, सब जगह यहाँ पर आ जाते हैं सब जी। ये यहाँ से हो गया, तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप ये भी देख लो। फिर और आगे चलता हूँ साहब जी, हो जाएगा हरीश। हो गया जी, हाँ बना सकते हो, डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये हो गया आपका अनुदैर्घ्य। आगे देखो, उसके बाद में एक आता है आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जी। एक तो याद रखना कि इसे अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है जी। मुनि क्या पूछा पता नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। एक याद रखना, यदि पूछा जाए कि निर्माण की बात करें कि भाई इनका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण हो जाएगा हवा के समकोण पर उठने के फलस्वरूप, उठने पर, कि हवा के समकोण के ऊपर उठने पर इसका निर्माण होता है साहब। कैसे, देखो मेरे बच्चों, ये आपके धरातल है एक, ये हो गया आपका धरातल, और यहां पर कोई एक ऊंची सी पर्वत आ गया, ये है आपका पर्वत। अब और यहां पर मैं कहूं ये आपके हैं रेत का टीला, या मैं ऐसे कह दूं यहां पर ये है आपका रेत का टीला। जब बेटा यहां पर तेज हवा चलेगी तो इस तेज हवा के द्वारा यहां पर किया जाएगा अपना अपर्दन, और अपर्दन करने के बाद मिट्टी का कटाव करेगी।
मिट्टी अपर्दन हो गई और उसके बाद ये हवा आगे जाएगी और इस हवा के साथ मिट्टी भी है और आगे जाने के बाद इस पर्वत से टकराई और पर्वत से टकराने के बाद में, हाँ दिखा देंगे बेटा पूजा, पर्वत से टकराने के बाद में इस हवा की स्पीड जो है ये कम हो गई, खत्म हो गई और इसकी वजह से, नहीं बेटा वहां पर पूरा महान मरुस्थल मैंने शुरू में जिले लिखवा रखे साहब, सब लिखवा है बेटा यहां से। इसकी स्पीड टकराने से इस हवा के साथ जो मिट्टी थी उस मिट्टी का जमाव कहां हो गया, यहां पर। तो हवा के साथ जो मिट्टी है वो मिट्टी यहां पर आ जाएगी और यहां पर आने पर ये जो बालों का स्तूप आपका बना है, इस बालों का स्तूप की बात करें, यहां पर जो मिट्टी का जमाव हो जाएगा इसको क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। गुरुजी ऐसे बनते हैं क्या, अभी देखो बताता हूं जी, बनते हैं साहब। हाँ जी, अब देखो ये तो है अपना राजस्थान, इसको भी समझ लो, ये तो है अपना राजस्थान। और इस राजस्थान को जब हम भौतिक प्रदेशों में बांटा था तो हमने ये पढ़ा कि मध्यवर्ती भाग से एक पर्वत श्रृंखला है और जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला है जी। जी जी जसवंती, हाँ। अब जब इस पश्चिमी मरुस्थल में इधर, ये अपना हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल, जब यहां पर तेज हवा चलेगी तो तेज हवा चलने पर इस पश्चिमी मरुस्थल में रेत के टीले हैं, है ना, रेत के टीले हैं और रेत के टीले हैं तो वहां पर मिट्टी का कटाव होगा और मिट्टी का कटाव होगा तो ये हवा आगे जाएगी, आगे जाकर के किससे टकराएगी, अरावली से टकराएगी ना भाई। जब ये अरावली से टकराएगी तो अब हवा किधर जाए, हवा टकरा करके या तो अरावली के इधर से आए या आगे इधर से आए, लंबी दूरी है, या फिर हवा इस अरावली के ऊपर से आए। इसका मतलब है कि यहां पर तो है अरावली और इधर से हवा आ रही है और ये आगे आकर के टकरा गई आपके अरावली से। अब कहां जाए, अब कहां जाए, क्योंकि इधर और इधर तो दूरी ज्यादा है तो हवा ऊपर उठती है इसके सारे और उसके बाद आगे जाती है। तो जब टकराने पर हवा की स्पीड जो है वो खत्म हो गई और उसके साथ जो मिट्टी थी वो यहाँ पे जमा हो जाती है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन बालों का स्तूपों का निर्माण होता है। इसका मतलब है ये हो गए। यदि हम बात करें इनके क्षेत्र की बात करें तो बेटा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा कि अरावली के समांतर, अरावली के समांतर पश्चिमी मरुस्थल में, अरावली के समांतर पश्चिमी मरुस्थल में। ये बात समझ में आ गई क्या, इधर से हवा जाती है अरावली से टकराती है, ना ऊपर से जाता है ना नीचे से, और बेटा इसके ऊपर से जाना जाएगा तो यहाँ पर टकराई जाएगी। तो यहाँ पर इस अरावली के समानांतर पश्चिमी मरुस्थल में। तो यदि हम, एक तो हो गया इसका क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा हो गया, अरावली के समानांतर पश्चिमी मरुस्थल में। और पर्टिकुलर यदि स्थानों की बात करें तो मेरे भाई दो स्थान प्रसिद्ध हैं। एक तो आपका आता है बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर, और एक आपके आता है सुंदा माता, सुंदा माता, और ये है आपके जालोर में। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इन्हें अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं। हवा के समकोण पर इनका निर्माण होता है साहब। है ना, इनका निर्माण हवा के समकोण पर उठने पर हुआ और ये अरावली के समानांतर पश्चिमी मरुस्थल में बने। और मुख्य रूप से स्थान की बात करें तो बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और सुंदा माता। तो इधर में यदि समझने लिखे तो ये आपका है पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, और ये बीच में आपकी क्या आ गई, अरावली। तो इस अरावली के समानांतर पश्चिमी भाग में इसका निर्माण होता है। ये भी देखो साहब, तबीयत अभी माड़ी है भाई।
जी जी निकल जाएगा भाई। नहीं निकला बेटा फोन दोबारा से। चले नहीं भाई जयपाल देखो बेटा क्या पढ़ रहे हैं। हाँ आगे देखो, तो एक तो हो गया बरखान, एक हो गया अनुदैर्य और एक हो गया आपका अनुप्रस्थ। और आगे चलते हैं साहब। उसके बाद में आपके आता है नेक्स्ट, एक आता है कि वनस्पति के, पहले सुन लो उसके बाद लिखना, वनस्पति के सहारे निर्माण वाले बालू का स्तूप। वनस्पति के सहारे निर्माण वाले बालू का स्तूपों की बात करें साहब जी, इसकी बात यहां पर की जाती है। शकुंतला सैनी ले भाई। हाँ जी, और वनस्पति के सहारे जो बालू का स्तूपों का निर्माण है, ये दो प्रकार के बालू का स्तूप है जिनका निर्माण वनस्पति के सहारे होता है। कौन कौन से हैं? एक तो आपके आता है पैराबोलिक, एक तो हो जाएगा आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, और एक आपके हो जाएगा सब्बर काफीज बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, और एक होता है सब्बर काफीज बालू का स्तूप। रवि बेटा देखा नहीं मैंने, है ना जी। देखो साहब, पैराबोलिक और सब्बर काफीज है क्या क्या बेटा? सबसे पहले पैराबोलिक की बात करें, इसमें याद रखना कि इनका निर्माण बड़ी वनस्पति, जैसे हम कहेंगे पेड़ के सहारे होता है। इनका निर्माण बड़ी वनस्पति पेड़ के सहारे होता है। गुरुजी कैसे? तो ये तो है अपना धरातल मेरे बेटा, इस धरातल के ऊपर मैं यहां पर ये बना देता हूं आपका एक पेड़। ये क्या बन गया गुलगुलो? पेड़ बन गया यहां से। उसके बाद में यहां से ऐसे कहें, ये तो आपका पेड़ बन गया, और इधर आपके हैं रेत के टीले। अब यहां पर तेज हवा चलेगी, यहां पर क्या चलेगी? तेज हवा, और तेज हवा द्वारा यहां पर क्या होगा? अपर्दन। तो मिट्टी कटेगी, और मिट्टी कटने के बाद जैसे ये आपका बालू का स्तूप थे, और यहां पे तेज हवा के द्वारा अपर्दन हुआ, और अपर्दन होने पर मिट्टी जो है ये इस हवा के साथ आगे उड़ती हुई आ रही है, और आगे उड़ती हुई आकर के टकराती है एक पेड़ के सहारे, और पेड़ के सहारे टकराने से उस हवा की स्पीड जो है ये थोड़ी सी कम हो जाती है ना। हवा की स्पीड क्या हो गई? कम। और हवा की स्पीड कम होने पर हवा के साथ जो मिट्टी थी वो जमीन पे आ जाती है, अर्थात इस पेड़ के सहारे कुछ मिट्टी का जमाव हो जाएगा, और इस पेड़ के सहारे जो मिट्टी का जमाव हुआ मेरे बेटा, इसे ही कहा जाता है पैराबोलिक। इसी को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप एक तो पूछा जाएगा कैसा है, तो ये वनस्पति के सहारे निर्मित होने वाला है।
पूछा जाए कैसी वनस्पति, तो बड़ी वनस्पति, पेड़ जो होते हैं ना, उन वनस्पति के सहारे इनका निर्माण होता है। एक आता है कि गुरुजी इसका क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र, तो मेरे लाडलो याद रखना ये आपके संपूर्ण राजस्थान में है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जिले में है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा, लेकिन राजस्थान के लगभग हर जिले के अंदर इसका निर्माण होता है। हर जिले के अंदर इसका निर्माण हुआ। और ये पैराबोलिक बालुका स्तूपों की बात करें तो एक आता है इनका अन्य नाम, और बेटा अन्य नाम की बात करें तो इसे हेयर पिन बालुका स्तूप भी कहते हैं। हेयर पिन बालुका स्तूप भी कहते हैं। इनको हेयर पिन बालुका स्तूप भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखो, एक आता है सब्बर काफिज बालुका स्तूप। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण छोटी वनस्पति के सहारे, छोटी वनस्पति, आक व झाड़ी के सहारे, मतलब छोटी वनस्पति, आक और झाड़ियों के सहारे जिन बालुका स्तूपों का निर्माण होता है, हम उन्हीं की बात करें, उनको क्या बोलेंगे, सब्बर काफिज। अर्थात छोटी वनस्पति कह दो या आक झाड़ी की बात करें, उनके सहारे सारे कभी खेत में जाने का मौका मिला हो। वैसे गांव वाले हैं, है कि नहीं है जी, गांव वाले हैं, खेत में जाते भी होंगे, तो खेत में आपने आकड़ो देखे होगा, झाड़ी, आकड़ा और झाड़ी के साथ, मतलब उस आक और झाड़ी के साथ जो आपके साथ जो हल्की हल्की मिट्टी का जमाव होता है, और वो मिट्टी देखना एकदम साफ सुथरी होती है, एकदम बारीक महीन कणों की सुंदर सी मिट्टी होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सब्बर काफिज। तो ये छोटी वनस्पति के सहारे निर्माण होता है। कैसे, जैसे ये धरातल हो गया, यहां पर आपका एक हो गई आक, और ये आपके हो गई जैसे झाड़ी जी, और यहां पर ये है आपका बालुका स्तूप। यदि अब यहां पर तेज हवा चलेगी, यहां पर क्या चली, तेज पवनें चली या तेज हवा, तो उस तेज हवा के द्वारा मिट्टी का किया जाएगा अपर्दन, मिट्टी अपर्दन, और उसके बाद ये मिट्टी आगे उड़ती हुई जा करके और इस झाड़ी या और आग से टकराएगी, तो कुछ मिट्टी का जमाव इस झाड़ी के पेंदों में हो जाएगा और कुछ मिट्टी का जमाव इस आग के पेंदे में हो जाएगा जी। तो ये जो बालुका स्तूप बने, इन्हीं को क्या कहते हैं, सब्बर काफिज जी। ये यहां से आ जाता है। और यदि हम बात करें गुरुजी इसका क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र भी अपने संपूर्ण राजस्थान में है। ये भी अपने पूरे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो वनस्पति के सहारे दो बालुका स्तूप है, पैराबोलिक और सब्बर काफिज। उतारो जल्दी से, फिर और आगे चलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ पूर्वी जिलों में, संपूर्ण राजस्थान में पूर्वी नहीं होगा क्या, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी पूर्वी जिले में भी होगा क्या। भाई संपूर्ण राजस्थान का मतलब पूर्वी नहीं आता क्या, ये कमेंट्स तो होने नहीं चाहिए था मेरे बच्चे। जब कह दिया संपूर्ण राजस्थान मतलब पूरा राजस्थान, चाहे पूर्वी हो चाहे दक्षिणी हो चाहे दक्षिणी पूर्वी हो, यहां पर भी जो बालुका स्तूप बने वो इसी कैटेगरी में आएंगे। जी है ना भाई। आगे देखो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पूजा हो जाएगा।
सब्बर काफिज का दूसरा नाम नेब खा भी है क्या? जी, सब्बर काफिज के, और देखो वनस्पति के सहारे की बात करें, इस वनस्पति के सहारे वाले बालों का स्तूप में एक नाम और आता है नेब खा। ये अपने राजस्थान में बनता नहीं है, लेकिन ये भी वनस्पति के सहारे बनता है, बस इसकी थोड़ी सी अलग विशेषता है। नेब खा एक ही लाइन में बनता है। हाँ देखो, इसमें सबकी लाइन बना के देखो, सबकी आकृति देखो, इसमें बनाई बेटा, इसमें भी बनाई मेरे बच्चे, है ना। एक बच्चे ने कहा जी सेकंड ग्रेड में तो आपने आकृति बनाई थी, देखो इसमें भी बनाई मैंने मेरे बच्चे, और देखो इसमें भी मैंने बनाई है आकृति, इसमें भी बनाई थी बेटा। रिंकू धाकड़, देखो बेटा इसमें भी ऐसी बनाई है, और एग्जैक्ट इसमें भी बनाई है आपके सामने, और देखो इनमें भी बनाई है कि ये पेड़ है, ये आपके आक है, और ये आपके झाड़ी है, इनके साथ बनती है नेब खा। लेकिन अपने नहीं बनता साहब, सब कराऊंगा, जलवायु नुकसानी सब कराऊंगा भाई। आगे देखो मेरे बच्चों, आगे चलें। एक आता है आपके तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, एकदम सीधा प्रश्न है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यदि हम बात करें इनकी आकृति, तो तारा बालू का स्तूपों की आकृति कैसी होती है? तारे नुमा है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तारा बालू का स्तूप। जैसे मैं कहूं इस प्रकार के बालू का स्तूप जो बन गया ना, इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बन गया है ना, उसको क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका क्षेत्र। तो बेटा एक तो ये आपके गंगानगर में भी है, और गंगानगर में कहाँ? तो ये आपके सूरतगढ़ क्षेत्र में, सूरतगढ़ क्षेत्र। एक ये अपने जैसलमेर के अंदर भी है, और मैं लाड लो जैसलमेर में कहाँ? तो मोहनगढ़ में। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र, और जैसलमेर के किसकी बात कर रहा हूं? मोहनगढ़ में। तो ये तो मुख्य रूप से हैं जी। जैसलमेर में अन्य पूछे, इसके अलावा मोहनगढ़ जैसलमेर के अन्य पूछे, तो फिर आपको लिखना पोखरण, लेकिन मुख्य रूप से जैसलमेर में कहां पर है? मोहनगढ़ के अंदर। कहां पर है? मोहनगढ़ के अंदर। अपने नहीं बेटा, ये अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं, ठीक है जी। जी हाँ, 2D में दिखाएंगे बेटा, सब दिखा दूंगा। हाँ जी, उसके बाद में एक आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब है कि जिस प्रकार से नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता क्या, कि भाई अपन यहाँ पर खड़े तो इधर वाला टावर भी पकड़ सकता है, इधर वाला टावर भी पकड़ सकता है, इधर वाला टावर भी पकड़ सकता है, और इधर वाले टावर भी पकड़ सकता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये बालू का स्तूप है, इसके इधर भी आपको बालू का स्तूप मिलेगा, इधर भी 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 बालू का स्तूप मिलेगा। मतलब एक बालू का स्तूप के चारों तरफ मिल जाएंगे आपको। अर्थात यहाँ पर बालू का स्तूप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कहें कि इसमें बालू का स्तूप एक दूसरे से जुड़े हुए। और यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगा अपना हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ से हरियाणा सीमा के अपने हनुमानगढ़ के अंदर, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर ये आ जाता है जी।
कारवा क्या होता है? कारवा अपने नहीं है, वो कहने बातें नहीं सुनी क्या? कारवा कारवा चलता गया, बात बढ़ती चली गई, मतलब आगे। मरुस्थल में गति करना, मरुस्थल के अंदर जो लोग पहले आगे जाते थे उसको बोलते थे कारवा। ये आते थे क्या कि भेड़ों का कारवा, सेना का कारवा आगे बढ़ रहा था, वो है कारवा। तो इसका मरुस्थल से क्या संबंध है? जी, ये यहां पर आगे बालू का स्तूप। हाँ जी, अब देखो यहां पर कुछ बातें यहां से आ जाएंगी। एक प्रश्न तो आता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप, तो मेरे गुलगुलो याद रखना, राजस्थान में सबसे अधिक बालू का स्तूप कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है साहब। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है? जैसलमेर में। एक आ जाएगा कि राज्य में सभी प्रकार के, राज्य में सभी प्रकार के, राज्य में सभी प्रकार के बालू का स्तूप। तो राज्य में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है ये कहाँ है? तो ये मेरे गुलगुलो आपके जैसलमेर में भी मिलेंगे, ये आपको फलोदी में भी मिल जाएंगे, और ये आपको जोधपुर में भी मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जैसलमेर और जोधपुर दो ध्यान में रखना है। एक यहां से आ जाता है, यदि आ जाए कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक अब क्या विस्तार, यदि पूछा जाए जिला कि बालू का स्तूपों का सबसे अधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपका कौन सा हो गया? जैसलमेर। कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार भी कहां होता है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, हाँ, थोड़ा आप चलो, थोड़ा हम चले। कारवा बनता गया, तो बच्चे ने पूछा मुझे कारवा क्या होता है? ये तो कारवा तो बूढ़ा बुजुर्ग का पूछता तो ही मिल जाता। कारवा बनता चला गया, हम चले आप चले, एक कारवा बनता गया, ये है साहब। हाँ जी, और एक बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार महीना पूछा जाए तो बेटा ये कौन से महीने में है? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जैसलमेर, जोधपुर, एक पूछा करेगा जी बाड़मेर, बाड़मेर भी लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जैसलमेर जी। और बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? जैसलमेर में। और बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस महीने में होता है? तो आ जाएगा आपका अप्रैल, मई और जून के अंदर। सर नागौर में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? नागौर में बेटा बरखान भी है, अनुदैरी भी है, अनुप्रस्थ नहीं है, तारा भी नहीं है। अनुप्रस्थ तो हो सकता है डेगाना के आसपास हो, है ना, डेगा मेड़ता सिटी की तरफ हो, तारा नहीं है, ये है जी। हाँ, जी बेटा ये यहां से आ जाएगा। हाँ, सोनू कुमार ताना मारो में से दिखे साहब। अंजू कुमारी, ओके ठीक है बेटा। भरतपुर से राम राम भाई, राम राम, ठीक है भाई। सतीश, कई तो मेरा बच्चा ऐसा टाबराओ है स्वाद ही लेने के लिए। एक छोरा तो करे गुजी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कोगी, बिना मैं के लिखो। अरे तो बेटा मन थोड़ी चलाना हुआ है जी, ठीक है। तो चलो, तबीयत वही नाक में ना मकोड़ा सा चले, खुजली रहे, लेकिन बुखार भी है, पसीना रखे बुरी तरीके से। लेकिन फिर भाई क्लास चालू कर दी तो फिर कहते गुरुजी कि आपने है ना चालू कर दिया, पढ़ाया नहीं, इसलिए फिर हम लोगों ने इसको रेगुलर रखा है। लेकिन जब तक तबीयत नहीं होती फिर तब तक हम लोग इसको सिर्फ 1 घंटे रखेंगे बेटा।
है ना। ओके दलपत सिंह भाई, थैंक यू, है ना। तब तक हम लोग इसको 1 घंटे रखेंगे, लेकिन मतलब ये कहें कि नाक में ना एक खुजली से, मतलब माखी सी है, नाक ने पाड़ ले, ठीक है। चलो मेरे बच्चों,